हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिंस गर्ग और स्वागत है आपका ओलंपियाड कॉर्नर पर। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज हम डीपीपी 6 के सॉल्यूशन। चलिए। तो जैसा कि आप जानते हैं आपके 75 मिनट्स हैं आपके पास और 4 टॉपिक्स हैं। नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेटोरिक्स, अलजेब्रा और जियोमेट्री। ठीक है, तो 10 से 11 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। स्टार्टिंग के मैं क्वेश्चन थोड़ा इजी रखता हूँ, बाद वाले थोड़े से मुश्किल होते हैं और एक एक करके देखते हैं कि आज के हमारे क्या क्या क्वेश्चन हैं। तो ये आपका 2013 का क्वेश्चन है। Suppose that the measurement of the time during the day is converted to the metric system so that each day has 10 metric hours। मतलब कोई और यूनिट के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया आर सिस्टम, और फिर जो नया यूनिट है उसके अंदर 10 घंटे हैं आपके पास। ठीक है, हर एक घंटे में 100 मिनट है। ओके, और डिजिटल क्लॉक देन वुड बी प्रोड्यूस। ओके, मतलब डिजिटल क्लॉक वगैरह नहीं बनेंगी बिल्कुल, और वो मिडनाइट से पहले मतलब 12 बजे से पहले 999 शो करेंगी। ओके, और मिडनाइट पर 000 ये शो करेंगी। ठीक है, 125 एट द फॉर्मर 3 AM, मतलब पहले के जो 3 बज गए थे, सुबह के 3 AM, वो आपको शो करेगा 125। ठीक है, पहले के 6 शाम के 6 PM वो आपको शो करेगा 750। ऐसे मतलब नया जो सिस्टम है ना उसके अंदर AM PM का कोई चक्कर नहीं है। क्लियर। आफ्टर द कन्वर्जन पर्सन हु वांटेड टू वेक अप एट द इक्विवेलेंट फॉर्मर, मतलब वो सुबह के 6:36 पे उठना चाहता है। ठीक है, तो उसको नए के अंदर नई उसके पास क्लॉक आ चुकी है, तो क्या टाइम सेट करना होगा सो दैट वो उठ पाए अपना सही टाइम पर। देखने में ऐसा क्वेश्चन है कि ये बहुत ज़्यादा इजी लेकिन कई बार कंफ्यूजिंग। ठीक है, लेकिन किसी किसी बच्चों को ये काफ़ी मुश्किल लग सकता है कि सर समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे करूं। तो मैं आपको प्रॉपर मेथड बताता हूं ऐसे क्वेश्चंस को करने का कि क्या होता है। ऐसे क्वेश्चंस में मतलब अलग अलग मेथड से आप कर सकते हो। मैं जिस मेथड से प्रेफर करता हूं तो वो आपका क्या है कि ओल्ड सिस्टम आपके पास एक दिन में कितने घंटे थे, 24 आवर्स थे। तो हर एक घंटे में 60 मिनट थे, तो 24 गुना 60 दैट इज, ये आपके 1440 मिनट थे आपके पास, जो आपका पुराना था। ठीक है, मैंने ये क्यों किया अभी बताता हूं। अब आया नया सिस्टम। नए सिस्टम के अंदर आपके पास पूरे दिन में 10 घंटे हैं, 10 आवर्स, और हर एक घंटे में 100 मिनट है। तो बेसिकली आपके पास एक दिन में 1000 मिनट है नए के अकॉर्डिंग। अगर इन दोनों का मैं रेशियो चेक करता हूं तो ये आ जाता है 1440 अपॉन में 1000। तो थोड़ा सा काट पीट लेते हैं। 4 के टेबल पे 3 और 24 आपका 6 और ये आ गया 25। तो आपके पास एक रेशियो आ गया 36/25 का। 36/25 का क्या मतलब है, ये रेशियो ये डिनोट करता है कि आपके बेसिकली 36 साइकिल अगर मेरी इसकी होती है तो 25 साइकिल नीचे वाली की होंगी कंप्लीट। इसका मतलब कि जो पुराना सिस्टम था उसके अंदर अगर आपकी 36 साइकिल्स कंप्लीट हो जाती है तो इक्विवेलेंट नए सिस्टम में 25 साइकिल्स कंप्लीट होंगी आपकी। आई होप आप समझ गए कि इसका मतलब क्या है इस रेशियो का। अब इस रेशियो का हम यूज कैसे करेंगे वो देखिए। अगर मैं देखूं तो आपके 636 को आपको फाइंड आउट करना है। 636 के कितने मिनट बने चेक करेंगे। ये AM के अंदर गिवन है, मतलब ये पुराना सिस्टम है। तो पुराने सिस्टम के अंदर 6:36 के कितने मिनट बने, 6 गुना 60 और 36 मिनट, तो ये आ गया 360 और 396। क्लियर। अब मैं ये चेक कर लेता हूं कि इसके अंदर कितनी साइकिल्स, 396 के अंदर कितनी साइकिल्स हुई। 36 मिनट की एक साइकिल है, तो इसको मैं 36 से डिवाइड करूंगा तो आपके पास ये आ गया 1 और 36 आ गया 1। तो बेसिकली 11 साइकिल्स कंप्लीट हो गई। 36 मिनट की 11 साइकिल्स कंप्लीट हो जा रही हैं 396 मिनट में, 396 मिनट में। तो मुझे 11 साइकिल्स ही कंप्लीट करवानी है, लेकिन नए सिस्टम में कंप्लीट करवानी है। न्यू सिस्टम में 11 साइकिल्स
इन न्यू सिस्टम, नए सिस्टम में 11 साइकिल्स कैसे होंगी, क्योंकि वहां पर तो 25 मिनट की एक साइकिल है ना, तो 11 गुना में 25, तो ये आ गया आपके पास, तो 250 और 25 275, तो नए के अंदर 275 मिनट्स पर ही 11 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगी। क्लियर। अब आपके पास पुराने जो मिनट्स थे बेसिकली यहां से आपने नए में कन्वर्ट कर लिए, ये वाले मैट्रिक मिनट्स हैं, मैं आपको क्लियर हो दैट्स वाई इसको मैं लिख दे रहा हूं, ये मैट्रिक मिनट्स हैं न्यू वाले। अब मैट्रिक मिनट आपके पास ये आ चुका है, आपको टाइम ऐसे सेट करना है ए बी सी, और ए बी सी आपके डिजिट्स है और आपको ये फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली ए बी सी मैं कैसे सेट करूंगा, ये 275 मिनट है, ठीक है, और 100 मिनट का आपके पास वो है 275 बाय में 100, तो ये बेसिकली आपका क्या आ जाएगा 2 + 75/100, इतना ही बना ना, तो 2 घंटे पूरे पूरे हो गए और पीछे के 75 मिनट बच गए आपके पास 275 बेसिकली। तो आपका आंसर जो ए बी सी का है ना वो 275 ही है, ठीक है। और आपसे 110B + C पूछा जा रहा है, वो तो ऑब्वियसली यही आएगा 275, तो आपका आंसर 275। काफी बेसिक बट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है ये, और पेपर प्रेशर में इतने इजी क्वेश्चंस भी आप गलत कर सकते हो, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है कि कई बार बच्चों को लगता है कि यार इतना बेसिक क्वेश्चन लेकिन फिर भी गलत, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैंने इसको ऐसे साइकिल वाले मेथड से किया है कि आप इतनी साइकिल्स आप कंप्लीट कर रहे हो, अगर आपको कोई और मेथड इसका ज़्यादा बेटर लगता है तो प्लीज़ कमेंट के अंदर बताना, हम उसको भी कभी और किसी डीपीपी के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक सेकेंड। कार्टेशियन प्लेन के अंदर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC is constructed so that the C lies in the first quadrant, okay, P x, y with the बेसिकली जो क्या कहते हैं ट्रायंगल बना है उसका सेंटर P है x, y, देन x डॉट y, बेसिकली इन दोनों की मल्टीप्लाई को ऐसे मैं लिख सकता हूँ और आपको ये फाइंड आउट करना। बेसिकली क्या कह रहा है क्वेश्चन में, a आपका 1,0 है, तो मतलब मेरा a यहाँ पे लाई कर रहा है 1,0, b आपका लाई कर रहा है 2,2√3, मतलब 2√3 लगभग यहाँ कहीं पे लाई कर रहा है b, ये आ गया 2,2√3। अब c जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो मतलब यहां कहीं भी लाई कर सकता है, यहां कहीं भी लाई कर सकता है, मुझे नहीं पता कि कहां पे लाई करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी करने के मल्टीपल मेथड होते हैं, लेकिन सबसे जो इजी वेक्टर वाला मेथड लगता है मुझे ऐसे क्वेश्चंस को करने का, कि बेसिकली आप ए बी वेक्टर फाइंड आउट कीजिए। ए बी वेक्टर आपका क्या आएगा, b - a दैट इज 1, बेसिकली i कैप j कैप को मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, 2√3 और 0, तो ये आ गया 2√3, तो आपके पास ए बी वेक्टर आ गया। अब अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, एक बार के लिए मैं दिखा रहा हूं, जैसे कि आपका ऐसा कुछ बन गया, तो बेसिकली 60 डिग्री आपने ए बी वेक्टर को 60 डिग्री रोटेट कर दिया। ऐसा हो सकता था कि मेरा सी फिर यहां पे आ गया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि वो कुछ ऐसा गया हो, तो ए बी वेक्टर को आपने 60 डिग्री इस डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। दोनों केसेस पॉसिबल थे। अब यहां पर मैं ऐसे ही बना के छोड़ दे रहा हूं आपके रेफरेंस के लिए। तो अब हम क्या करेंगे कि वेक्टर को रोटेट करेंगे। वेक्टर को रोटेट करके आपको बस ये याद रखने होते हैं कोऑर्डिनेट्स, वो क्या होते हैं, x cos थीटा माइनस y sin थीटा, कोमा x sin थीटा प्लस y cos थीटा। ये जो रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए मैंने बताया है ये, ठीक है। ए बी वेक्टर को आपने थीटा से रोटेट किया तो नया आपका ए बी वेक्टर क्या होगा, वो ये दिखाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, और ये आ गया, और यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि स्टैंडर्ड आप मैथ्स के अंदर सभी एंटी क्लॉकवाइज के लिए निकालते हो चीजें, मतलब इस तरफ की रोटेशन, ठीक है। तो लेट से आपने थीटा 60 से रोटेट किया,
थीटा आ गया 60। तो नए आपका ए बी क्या बना, ए बी आपका आ गया एक्स, एक्स आपका था 1, कोस 60 कितना आ गया हाफ, माइनस वाई कितना था 2√3, और साइन 60 आ गया √3/2, कोमा एक्स आपका था 1, साइन 60 आ गया √3/2, सॉरी, प्लस वाई था 2√3 और कोस 60 आ गया हाफ, ये आ गया आपके पास। और ये आपका कितना आ गया, हाफ 1/2 माइनस 2 से 2 गया आपका, ये आ गया 3, तो ये आ गया -3। क्लियर, ये कोमा √3/2 और 2 से 2 गया +√3। ये आपका ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर रोटेशन के बाद। लेकिन मुझे तो सी चेक करना है ना कि सी पहले क्वाड्रेंट में है भी या नहीं। ये तो हमने ऐसे डायग्राम बनाया है, लेकिन ऐसे पक्का थोड़ी ना पता है कि रोटेट करके सी आपका यहीं पे आएगा, क्या पता रोटेट करके यहां चला गया हो। ठीक है, तो वो चेक करने के लिए अब आप बेसिकली क्या है कि सॉरी, ये आपका ए बी था, रोटेट करके क्या बन गया, ए सी बन गया। ये सी है, ये भी सी है, तो ये आपका रोटेट करके ए बी को मैंने रोटेट किया, तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया ए सी, ए सी रोटेट कर दिया ना। ठीक है, अब ए सी क्या होता है, सी के कोऑर्डिनेट्स माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स, और वो आपके पास ये गिवन है। तो यहां से अगर मुझे सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो वो क्या आ जाएगा, ए प्लस ये इसके अंदर, ये आ गया। तो बेसिकली ए के कोऑर्डिनेट ऐड कर दो इसमें। ए के कोऑर्डिनेट क्या थे, 1, ए आपका था 1,0, तो बेसिकली 1 ऐड करूंगा अगर मैं इसके अंदर, तो आपके पास आ जाएगा 1/2 -3 + 1। ठीक है, कोमा 0, 0 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा √3/2 + √3 + 0। अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो पॉजिटिव है, लेकिन ये आपका कितना आ गया 3/2, ये आ गया नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव आने से ये आ गया आपके पास 3√3, ये आपका नेगेटिव आ गया बच्चा। नेगेटिव आने से मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई ही नहीं कर रहा। हमने सोचा क्या पता कर जाए, लेकिन ये लाई नहीं कर रहा, तो यहां से मैं कह दूंगा डज नॉट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो आपका सी था ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके पहले में लाई नहीं किया। अब फिर क्या करें, अब दूसरी तरफ रोटेट करवाओ। अगर मैं दूसरी तरफ रोटेट करवाता हूं तो मेरे पास देखिए क्या होगा। अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेशन करवाता हूं तो थीटा की जगह -थीटा आएगा। ठीक है, तो एक्स कोस थीटा, कोस ऑफ -थीटा तो एक ही बात है। वाई का आपका -थीटा आएगा तो ये बाहर आ जाएगा। क्लियर, यहां पर जब माइनस आएगा तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और कोस के अंदर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास ये आ गया। अब आप वापिस देखिए 1 × हाफ, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ये प्लस आ जाएगा आपके पास, और फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस आ जाएगा आपके पास, और ये आपका प्लस आ जाएगा। ये आपके पास नया आ गया। अगर मैं अब कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2, और ये आ गया आपके पास प्लस। ठीक है, कोमा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस का दिस। ठीक है, और यहाँ से अब आप देखिए हम इसको अब पूरा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी काम चोरी की है मैंने, आप मत करना, आप पूरा पूरा कर लेना। मेरे पास तो कॉपी करने का वो रहता है, तो इसीलिए मैं कर लेता हूँ। चलो, तो यहाँ से बेसिकली ए सी वैक्टर आ गया, तो वापिस सी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ए ऐड करेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा 3.5, 3.5 में ए को ऐड कर दो, तो ये आ गया 4.5। दैट इज बेसिकली सी के मैं कोऑर्डिनेट आपको लिख दे रहा हूँ 9/2 कोमा, ये आपका कितना आ जाएगा 2 और 2 √3/2, √3/2 के अंदर 0 ऐड किया तो ये √3/2 ही है। तो ये आपके सी के कोऑर्डिनेट्स है, अगर मैं कौन सी रोटेशन देता हूँ, क्लॉकवाइज रोटेशन देता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया सिंपली। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये मैं कह सकता हूँ
कि लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आपके पास ए बी और सी के कोऑर्डिनेट क्या है, ये है आपके पास 9/2 कोमा √3/2। तो मैंने सी निकाल लिया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आपसे सेंटर पूछा गया था। ए बी सी का सेंटर क्या आएगा, सेंट्रोइड ही तो होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना ये, तो इसका सेंट्रोइड आप फाइंड आउट कर लीजिए। एक सेकेंड, चलिए। तो बेसिकली पी आ गया आपके पास, इन सबका ऐड 1 + 2 + 9/2 डिवाइड बाय 3 कोमा 0 + 2√3 + √3/2। तो ये आ गया, तो ये आ गया 1 + 1+2.5 तो 5/2 कोमा 2 और 2, ये आपका कितना बन गया, 2, 2.5, 5/2 √3 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आ रहा था, x इंटू वाई को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, करो x इंटू वाई, 5/2 गुना 5/2 √3/3। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 25/4 √3, इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, लेकिन आपका रूट ऊपर है, रूट ऊपर है तो बेसिकली मुझे क्या करना होगा, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये आ गया 25 √3 और ये आ गया 3 और 12, इस फॉर्म में आ गया बेसिकली। अब मुझे इस फॉर्म में दिख रहा है तो पी क्यू आर का ऐड बता दीजिए। तो ये आ गया आपके पास 25 और 12 37, 37 और 3 40, तो 040 आपका आंसर आ गया, 25 + 3 + 12। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन, और आई थिंक ये 2 मार्कर में तो नहीं, 3 मार्कर का ही क्वेश्चन था ये आपका, बट हाँ काफ़ी सही क्वेश्चन था, लेकिन बन जाना चाहिए अगर जिसको वेक्टर्स की हल्की फुल्की नॉलेज है तो। इसको हम डिस्टेंस वाले तरीके से भी कर सकते थे। ए बी अगर आपका बेसिकली वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ए बी के बीच की डिस्टेंस और ए सी के बीच की डिस्टेंस सेम होगी। ठीक है, बट स्टिल वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, ये वाला ज़्यादा इजी और बेटर वे है। चलिए आगे चलते हैं। लेट n बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज बोथ 22% लेस देन वन इंटीजर एंड 16% ग्रेटर देन अनदर इंटीजर। मतलब n आपका कोई एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और वो 22% कम है किसी इंटीजर से, पता नहीं क्या, 16% ज्यादा है किसी और इंटीजर से, वो भी नहीं हमें पता क्या। तो बेसिकली आपको रिमाइंडर बताना है, बेसिकली n फाइंड आउट कीजिए और 1000 से मतलब आखिरी की 3 डिजिट बता दीजिए, n बताना है आपको। तो ऐसे क्वेश्चन में मान लेते हैं जो पहले गिवन है कि कोई एक इंटीजर यहां पर जो बता रहा है ना 22% लेस था, 22% लेट से k से लेस था, कोई k एक इंटीजर था, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या आएगा, n इज इक्वल टू 22% कम। 22% कम का मतलब कितना होगा कि ये 78% ही रहा, 78% ये किसका बन गया, k का, n 78% है k का। ओके, ओके ठीक है, और यहां पर n और k दोनों आपके पॉजिटिव इंटीजर, अब वो 16% ज्यादा है किसी से, मतलब 116/100% किसी और इंटीजर से, लेट से वो m है मेरा अनदर इंटीजर, इसको मैंने m मान लिया, तो यहाँ पे n और m है ना आपके वो पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर। अब अगर मैं देखूं यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, k की वैल्यू आ गई 100/78 है। अगर इसको मैं देखूं तो ये आ गया 50 और 39,
तो बेसिकली 50/39n के की वैल्यू। एम की वैल्यू आ गई 100/116n। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 50 ओके, ये कितना आ गया 5, और 5 के बाद कितना 18 16 8, तो ये 25 और 2 और 26, तो बेसिकली ये आ गया 25/26n। 25/26n आ गया आपके पास। क्या हम ठीक कर रहे हैं? n बेसिकली आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर था, दैट इज बोथ 22% लेस देन द वन इंटीजर। अगर वो 22% कम है तो वो 78/100 होगा, ठीक है। वो 16% ज़्यादा है दूसरे से, तो वो 116 बाई ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू 100/78 मैंने ले ली, ओके। तो 2 के टेबल पे 50 और यहाँ पे आ गया 3 18 39, ठीक है, 50/39। और m की वैल्यू आ गई 100/16n, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 50 और यहाँ पर आया 5, 16 आया 8, 58, और ये आ गया आपके पास 18 29। क्या कर रहे हैं, इतनी बेसिक गलती। ये 29 है आपका, ये 25/29n है, ओके। अब आप एक बात देखिए, एक बात क्या देखने वाली है इस क्वेश्चन में कि ये इंटू n है ना, 25 29 क्या आ गया n, k और m मेरा यही है कि आपका क्या आ गया 50/39n, और k आ गया m आ गया 25/29n। अब n को लीस्ट होना है और k और m को इंटीजर बनना है। k और m को अगर इंटीजर बनना है, अब ये दो तो कट नहीं रहे एक दूसरे से, ये दो भी एक दूसरे से फ्रैक्शन आगे और बढ़ नहीं रही, तो n को कुछ ऐसा नंबर होना पड़ेगा ना कि वो कम से कम हो और वो 39 को भी काट दे, 29 को भी काट दे, जिससे क्या होगा फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी, k और m आपके इंटीजर बन जाएंगे। आई होप आप थॉट प्रोसेस समझ गए हैं कि n कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। n आपको लीस्ट मल्टीपल चाहिए 39 और 29 का, बेसिकली एलसीएम ऑफ 39 29 है, तो n इज इक्वल टू एलसीएम 39 और 29 का। क्या ये आपका 13 और 3, और ये तो प्राइम फैक्टर दिए, बेसिकली एलसीएम आपका 39 इंटू 29 ही होगा, ठीक है। तो आपकी n की वैल्यू आपकी ये आ गई है, ओके। तो इसको मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ अब। 39 29 9 3 27 और 27 और 8 35, तो ये आ गया आपके पास 78, 1 4 1 11, तो ये आ गया आपके पास 1141, सॉरी ये 13 है, 1131 1131। तो n आपका 1131 है, 1131 यहाँ पे रखेंगे तो ये आपका 50 इंटू 29 आ जाएगा, और ये आपका 25 गुना 39 आ जाएगा। तो आपको 1000 से डिवाइड करके मतलब आखिरी 3 डिजिट दैट इज 131। काफी छोटा क्वेश्चन था, बट सोच पाना ये चीज, ये थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि मुश्किल हो सकता है किसी किसी बच्चे के लिए, बट काफी सही था, बढ़िया क्वेश्चन था। चलो आगे चलते हैं। एक इन अ न्यू स्कूल, अच्छा एक नया स्कूल है, 40% ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रेशमैन, मतलब फ्रेशमैन आप समझते हो, फर्स्ट ईयर के बच्चों को कहते हैं फ्रेशमैन, ठीक है। तो 40% बच्चे आपके फ्रेशमैन हैं, 30% सोफोमोर्स, ठीक है। सोफोमोर्स बेसिकली आपके सेकेंड ईयर के बच्चों को,
20% जूनियर, आई थिंक सोफोमोर थर्ड ईयर वालों को कहते हैं, आई एम नॉट श्योर ऑल्सो कि सोफोमोर सेकंड होते हैं थर्ड, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश की क्लास नहीं है ये। 20% आपके जूनियर्स हैं, तो जूनियर्स कितने हैं 20% एंड 10% सीनियर्स हैं, तो 10% सीनियर है, तो मतलब टोटल कितने 40 70 80 90 100% बच्चे हो गए टोटल। सारे के सारे फ्रेशमैन को लेटिन लैंग्वेज पढ़नी जरूरी है। फ्रेशमैन लेटिन लैंग्वेज फ्रेशमैन मतलब 100% बच्चों को पढ़नी जरूरी है, 100% फ्रेशमैन को। एंड द 80% ऑफ द सोफोमोर, सोफोमोर मतलब 80% सोफोमोर को पढ़नी जरूरी है, 80%। 50% जूनियर्स को 50% और सीनियर्स को 20%। ठीक है, elect to take the Latin, ठीक है। The probability that a randomly chosen Latin student is a sophomore, कि आपने रैंडमली एक बच्चा उठाया, ठीक है, मतलब वो लेटिन पढ़ता था वो, ठीक है, और वो सोफोमोर निकला, मतलब लेटिन भी पढ़ता था और सोफोमोर भी निकला, उसकी प्रोबेबिलिटी m/n है, तो mn क्या। अगर आपने जेई की थोड़ी अच्छी तैयारी कर रहे हो तो आपने देखा होगा ये सिंपल बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, बेस थ्योरम। बेस मतलब कि थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट कर लीजिए लेटिन की, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी लेटिन की क्या आएगी ये देखिए। सबसे पहले लेटिन टोटल पढ़ने वाले, मतलब पहले क्या पता वो जो लेटिन पढ़ रहा है बच्चा वो फ्रेशमैन हो, फ्रेशमैन होने के कितने चांसेस है 40% चांसेस है, 40% चांसेस है कि वो फ्रेशमैन होगा। फिर वो लेटिन पढ़ेगा, लेटिन के लिए इलेक्ट हुआ है, उसके कितने चांसेस है, यहां पे लिखा हुआ है कि हर एक फ्रेशमैन को लेटिन लेनी जरूरी है, मतलब 100% वो बच्चा लेटिन पढ़ेगा अगर वो फ्रेशमैन है। तो फ्रेशमैन होने के इतने चांसेस हुए, उसमें से उसके लेटिन पढ़ने के 100% चांसेस है, 100%। बेस थ्योरम के क्वेश्चन में एक बार काटा पीटा स्टार्टिंग में कभी मत किया करो, ठीक है। पहले सिंपली जो लिखा हुआ है बस उसको लिखो, करने को मैं काट सकता हूं यहाँ पे, लेकिन अभी मत करना। प्लस क्या पता वो सोफोमोर हो, सोफोमोर होने के कितने चांसेस है 30%, कि टोटल में से 30% बच्चे तो सोफोमोर हैं, ये रहे। फिर वो सोफोमोर लेटिन पढ़ रहा होगा, उसके कितने चांसेस है, वो आपके हैं 80% चांसेस, तो ये आ गया 80/100। ये मैं टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहा हूं नीचे, टोटल प्रोबेबिलिटी। फिर उसके बाद वो जूनियर हो, क्या पता जूनियर होने के कितने चांसेस है 20%, तो मतलब 20% चांसेस है कि वो जूनियर होगा। और वो जूनियर लेटिन पढ़ रहा होगा, उसके कितने चांसेस है 50%, कि 50% जूनियर इलेक्ट हुए हैं लेटिन के लिए, तो 50% चांसेस है कि वो पढ़ रहा होगा ये। प्लस इसके बाद वो सीनियर है, उसके कितने चांसेस है, सीनियर के 10%, और वो सीनियर लेटिन पढ़ेगा उसके चांसेस है 20%। तो ये मैंने नीचे क्या लिख दिया, टोटल प्रोबेबिलिटी। यहां पर मैं थोड़ा सा मेंशन कर दे रहा हूं, ये वाला आपका क्या है फ्रेशमैन, ये वाला आपका है सोफोमोर, ये वाला आपका है जूनियर, और ये वाला है सीनियर। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई लेटिन की, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए था, द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन लेटिन स्टूडेंट, मतलब इनमें से आपने कोई रैंडम चूज किया एक स्टूडेंट, वो सोफोमोर निकला। प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेसिक, टोटल आपने लिख दिया, अब फेवरेबल केस क्या है सोफोमोर वाला, ये वाला आपका फेवरेबल केस है, इसको ऊपर लिख दो 30/100 गुना 80/, ये बिल्कुल इजीएस्ट मेथड से मैंने बेस थ्योरम आपको लिख के दे दिया है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था। और बस अब ठीक है, अब आप नीचे से 100 हटा दो हर जगह, तो ऊपर कितना आया 2400, नीचे कितना आया 4200, फिर यहां पर आपका आ गया 1000, और यहां पर आपका आ गया 200, 1000 और 200। इसको आप देख लीजिए कितना बन रहा है 2400
ये आ गया आपके पास 6474, 74 और 7600, 7600। तो आपको काट पीट के इसको थोड़ा सा ले आना है बढ़िया। 6 और 1 और 19, 6/19 आ गया। तो m/n आ गया, तो 25 आ गया आंसर आपका। 16 और 9, 16 + 9। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेस थ्योरम थी भाई, सबका होना चाहिए था ये क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन किसी भी बच्चे का ऐसा नहीं था कि नहीं होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन कीजिए। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, डी और ई पॉइंट्स हैं जो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं बी से। फिगर बनाते चलते हैं भाई, क्योंकि आपको पता ही है कि ऐसे क्वेश्चन में फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका ABC, ABC, डी और ई ट्राइसेक्ट कर रहे हैं BC को। डी और ई ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब डी लेट से यहाँ पर है, ई मेरा यहाँ पर है। देन द साइन ऑफ DAE, मतलब इसको ज्वाइन करो। अगर मैं अच्छा पूरी वाली करो, ठीक है। तो बेसिकली मुझे ये वाले एंगल का साइन बताना है कि क्या होगा। ओके, और कुछ नहीं गिवन है इस क्वेश्चन में, बस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मतलब सभी साइड्स बराबर हैं। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, लेट से मैं क्या कह रहा हूं कि थोड़ा सा इजी हो जाए क्वेश्चन, क्योंकि एट द एंड तो आपको मतलब जो बताना है ना उसके अंदर हमारा यूज नहीं होगा। AB, BC और AC ये सभी तो बराबर है, ये लेट नहीं किया, इन सभी की लेंथ 3 है। इससे होगा क्या, ये मेरा 3 है, ये मेरा 3 है, ये ट्राइसेक्ट हो रहा है, तो ये 1 1 1 में ट्राइसेक्ट हो गया, इसलिए मैंने बस ये लेट किया, और कुछ नहीं। ठीक है, और ठीक, आपको बेसिकली ये वाला जो एंगल है ना इसका वो बताना है। आप एक बात ध्यान दीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल को अगर आप ट्राइसेक्ट कर रहे हो तो ये इक्वल एरिया के ट्रायंगल बने हैं। तो मतलब यहां से एक बात तो है कि जो एरिया है आपका किसका, ABD का, वो आपका बराबर है एरिया ADE के, और वो बराबर है एरिया AEC के, और ये सभी आपके बराबर है 1/3 इस पूरे ट्रायंगल के एरिया के, ABC। ठीक है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो पूरे का एरिया तो आ गया √3/4 A²। क्लियर, मुझे पूरे का एरिया तो पता है, तो यहां से मेरे पास ADE इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब यहां से आप बात क्या देखेंगे, अगर मेरे पास इस पूरे ट्रायंगल का एरिया आ गया, अगर मुझे फाइंड आउट करना है और मुझे साइन को इंक्लूड करना है, तो साइन वाले फॉर्मूले से एरिया लिखूंगा ना, हाफ ऑफ दिस साइड इंटू दिस साइड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो उसके लिए अगर मुझे AD और AE की लेंथ पता लग जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो उसके लिए मैं एक कंस्ट्रक्शन करता हूं। कंस्ट्रक्शन क्या की, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है A से, अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है A से लेट से M पॉइंट पे, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपको पता है कि ये जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल अगर मैं AMC की बात करूं, AMC, तो इसके अंदर जो AM का स्क्वायर होएगा, पाइथागोरस लगा सकता हूं, तो ये आएगा AC का स्क्वायर माइनस MC के स्क्वायर के बराबर। AC का स्क्वायर मतलब 9 माइनस MC का स्क्वायर, ये 1 है और ये पूरा 1 था, तो ये हाफ हाफ आ गया, हाफ ये हाफ ये, तो ये आ गया बेसिकली 3/2 का स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास 27/4 AM का स्क्वायर। AM का स्क्वायर आ गया आपके पास 27/4, लेकिन मुझे तो A ही फाइंड आउट करना है ना, तो अब ट्राइंगल आप यूज कर लो AME,
ये चीज़ें हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए इतना आराम से एल्टीट्यूड गिरा है और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया और ये आधा आधा गेम चल गया। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए एम स्क्वायर प्लस एम ई स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस एम ई स्क्वायर। तो ए एम का स्क्वायर तो 27/4 है और एम ई का स्क्वायर एम इंटू ये आ गया आपका 1/4, तो ये आ गया 28/4। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई आपके पास, ये आपका बेसिकली क्या 7 ही आ गया ना, तो √7 आ गई। ए मेरे पास √7 है, ये वाली लेंथ √7 है, और आप ये तो देख ही पा रहे हो इतनी सिमिलरिटी है कि ऑब्वियसली ए डी भी √7 ही आएगी, दोनों √7 आ गई। तो अब इसके बीच के एंगल का ये रहा, तो यहां से अब हम ट्रायंगल ADE का एरिया लिख रहा हूं मैं, ADE ये क्या आ जाएगा, हाफ दो साइड्स का प्रोडक्ट दैट इज AD इंटू AE इंटू AD इंटू AE इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम, साइन ऑफ DAE, ये आ गया एरिया। तो ये आ गया बेसिकली 7/2 साइन अंडर रूट DAE। अब ये जो एरिया था आपका वो किसके बराबर था, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ABC। ABC का एरिया √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3 का स्क्वायर 9। क्लियर। तो यहाँ से अब देख लो काट पीट के कि क्या बन रहा है खेल अपना, किस फॉर्म में है एरिया, ऐसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली आ गया, तो 3√3/14, तो ये आ गया साइन ऑफ DAE। आई थिंक इसी फॉर्म में है ना। तो आपसे ABC पूछ रहा है, तो 3 3 6 14 और 4 20, ये आपका आंसर। ठीक है, आई थिंक ये काफी इजी क्वेश्चन था ज्योमेट्री का, मतलब पिछले क्वेश्चन से मुझे तो ये वाला इजी लगा। ओके, तो ये सभी बच्चों से हो ही जाना चाहिए था, कोई खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अगला क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है अलजेब्रा का, इसके अंदर आपको थोड़ा सा दिमाग लगा होगा मे बी। स्टीव सेज टू जॉन, स्टीव जॉन को कहता है कि आई एम थिंकिंग ऑफ ए पोलिनोमियल जिसके रूट सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो आपने वैसे एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पर ना हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं ज़्यादा, सो दैट हम वो केसेस बना के निकाल सकें खुद से। ठीक है, क्योंकि अगर रियल नंबर बोलते तो हम केसेस बना के निकाल नहीं सकते हैं ना, इसीलिए। तो Z+ बेसिकली बात कर रही है। पोलिनोमियल आपका इस फॉर्म का है, Px इक्वल टू, ठीक है, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर A और C के लिए। तो स्टीव कहता है जॉन को, क्या मुझे तू A और C की वैल्यू बता देगा। जॉन ने कुछ कैलकुलेशन की, फिर वो कहता है कि भाई एक से ज़्यादा पोलिनोमियल आ रहे हैं मुझे, तो मतलब आपने वेरिएबल ज़्यादा छोड़ रखे हैं। तो स्टीव कहता कि तू ठीक है, तू A की वैल्यू ले ले। उसने A की वैल्यू दे दी, बेसिकली A की कोई एक वैल्यू दिया है स्टीव ने। तो फिर उसने बाद में कहा कुछ पॉजिटिव इंटीजर लिखे एंड कैन यू टेल, स्टीव कहता कि अब मुझे C की वैल्यू बता दे, A तो मैंने दे दिया तुझे। जॉन कहता कि भाई C की 2 वैल्यूज आ रही हैं अभी भी। तो वो कहता कि अच्छा, अब हमें बेसिकली वो जो 2 वैल्यूज आ रही है ना उसका सम बताना है। ओके, गुड क्वेश्चन, डेफिनेटली एक अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो क्यूबिक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन तो पहली बात तो हिट करना कि कैसे स्टार्ट करना है, वही थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट हो सकता है इसके अंदर। डाटा हमारे पास बहुत कम है। बात यह है कि ए क्यूबिक दे दी और उसके अंदर भी 2 वेरिएबल्स दे दिए A और C। ठीक है, और हमसे बेसिकली C फाइंड आउट करवा रहा है, C की 2 वैल्यूज। ओके, तो क्या किया जाए। एज सच देखो, हमें कुछ भी इतना डाटा ही गिवन नहीं है। एटलीस्ट क्यूबिक है तो वीटा फॉर्मूला से सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख लेते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। लेट से इसके जो 3 रूट x1 x2 x3 है, एक सेकेंड रुकिए,
अगर इसके मैं रूट x1 x2 x3 मान लेता हूँ, तो x1 x2 x3 सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ दिस अपॉन दिस, तो माइनस ऑफ माइनस का 2a डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया आपके पास a। ठीक है, प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, x1 x2 x2 x3 x3 x1, तो ये आपका क्या आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस 81 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। क्लियर। अब आ गया है टेकन 3 एट अ टाइम, x1 x2 x3, तो ये आ गया आपके पास प्लस माइनस माइनस ऑफ माइनस सी बाय में 2, तो ये आ गया c बाय 2, ये आ गया आपके पास। अभी भी हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है, सही बताएं तो ऐसा करते हैं, जब इतना डाटा गिवन ही है, फर्स्ट वाले का स्क्वायर कर दो, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x1 x2 x3, ये वाला आएगा ना, x1 x2 प्लस x2 मतलब ये वाली वैल्यू आएगी, इसको मैं पुट कर दे रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस 81 बाई 2 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, ये कर दिया हमने। तो यहाँ से अगर मैं ये काट दूँ, तो अब हमें कुछ 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 होता दिख रहा है, कुछ कुछ क्या होता दिख रहा है मुझे, कि ये आपका ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी गया, तो ये एक रिलेशन आ गया कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, जो ये तीनों रूट है ना पॉजिटिव इंटीजर्स, इन सबके स्क्वायर का सम 81 है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बताया था, इन्होंने पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है, तो मतलब ये हमसे मेहनत करवाना चाहते हैं कि खुद से ढूंढो x1 x2 x3 ये तीनों ट्रिपलेट क्या क्या हो सकते हैं, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ढूंढनी पड़ेगी। तो जैसा कि हम करती हैं नंबर थ्योरी वगैरह में, तो ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि x1 x2 x3 की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, x1 x2 x3, सबसे पहले 81 9 का स्क्वायर होता है, तो इनमें से कोई भी वैल्यू 9 नहीं हो सकती, क्यों, 9 का स्क्वायर होने से ये 81 बन जाएगा, और ये मतलब बाकी दो का सम 0 होगा, और पॉजिटिव का सम 0 हो नहीं सकता, तो मतलब मैक्स टू मैक्स x1 x2 x3 8 तक जा सकता है, तो ये मैक्स टू मैक्स 8 तक जाएगा, 9 जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर इनको 0 0 होना पड़ेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर बोला है। क्लियर। और पॉजिटिव बोला है तो 0 तो ऐसे भी नहीं हो सकता, तो मतलब मिनिमम 1 हो सकते हैं, तो ये 1 से लेके 8 तक ये सभी वैल्यूज हो सकती हैं। क्लियर। अब आप एक चीज देखो कि मुझे सबका ये स्क्वायर करके, स्क्वायर को ऐड करके 9 का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर हो तो सभी के स्क्वायर्स ही ऐड रहे हैं ना, मतलब 1 से लेके 8 तक जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स को ही ऐड किया जा रहा है, तो उनके स्क्वायर्स लिख लो एक बार कि उसके स्क्वायर्स क्या क्या हैं आपके। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 16, 25, 36, 7 का 49 और 8 का 64। बेसिकली इन सभी को ही ऐड करके, मतलब इतना बड़ा भी नहीं है क्वेश्चन, इनमें से ऐड करके कुछ ना कुछ खेल बन रहा है। तो सबसे बड़े से स्टार्ट करते हैं, 64। लेट से मैंने x3 को 64 ले लिया। ठीक है, x3 को अगर मैं 64 ले लेता हूं, तो आपके पास क्या आया, x3 मैंने लिया 64, सॉरी x3 का स्क्वायर, ये सबके स्क्वायर लिखे हैं ना मैंने, तो x3 का स्क्वायर मैंने 64 ले लिया, तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर मेरे पास आ गया 81 में से 64। ठीक है, तो ये बेसिकली आ गया 17। तो क्या इन दोनों, इन 17 को मैं किसी दो का सम लिख सकता हूं, 1 के साथ देखूंगा तो 16 का सम लिख सकता हूं, इसके अलावा कुछ पॉसिबल है, 4 के साथ देखूंगा तो मुझे 13 चाहिए, आएगा नहीं, और आगे फिर किसी के साथ भी नहीं बनेगा, तो मतलब एक ही पॉसिबल पेयर है ये। तो मतलब इसके अकॉर्डिंगली आपके पास x1 1 होगा, x2 ये 16 कितना 4 का स्क्वायर, और x3 आपका आ जाएगा 64 दैट इज 8। तो आपके पास एक पेयर आ गया 1 4 8।
आई होप इट इज क्लियर। ऐसे ही करके अब लूंगा मैं x3 के स्क्वायर को 49 लेने से, अब जल्दी से करते हैं, तो ये आ गया 81 में से 32। तो 32 को किसी दो के सम में लिखना है, लेट से 16 और 16, एक तो मैंने ही बता दिया। उसके अलावा अगर मैं 1 लेता हूं तो 31 कुछ नहीं है। अगर मैं 4 लेता हूं तो 28 है नहीं है। 9 लेता हूं तो 23 आगे है नहीं है। 16 के साथ 16 हो गया। 25 लेता हूं तो यहाँ पे 7 है नहीं है। 36 हो नहीं सकता आगे, मतलब ये भी सिर्फ एक ही पॉसिबल पेयर है। तो x1 4, x2 4 और x3 7, तो ये आ गया। अब इसके बाद x3 के स्क्वायर को मैंने क्या लिया 36 लेने से x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर आपका कितना बना, 81 में से 36 गए तो 41 और 4 45। ठीक है, 45 किस किस का सम बन सकता है? अगर मैं 1 लूंगा तो 44 नहीं आ रहा, 4 लेने से 41 नहीं आ रहा, 9 लेने से 36, 9 लेने से आ रहा है 9 और 36। ठीक है, 16 लेने से आपका कितना आ रहा है, 29 नहीं आ रहा, 25 से 20 नहीं आ रहा, 36 और वो तो हो गए, 49 से भी नहीं आ रहा। तो बेसिकली ये भी बस एक ही वैल्यू है। x1 आपका आ गया इसके 3, x2 आ गया 6 और x3 आ गया x3 कितना आ गया 6। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब इसके बाद ऐसे करते करते और भी चेक करना है। अगर मैं 25 के लिए चेक करूंगा और आप आगे चेक कर लीजिए, आगे और कोई वैल्यू मिलेगी नहीं आपको। तो बेसिकली आपके पास ये पॉसिबल वैल्यूज आ गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल्दो थोड़ा लेंदी है डेफिनेटली, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि लेंदी नहीं है, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो मैं आपको समझा रहा हूँ, दैट्स वाई इतना टाइम लग रहा है, बट आप जब खुद से करेंगे तब आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। अब आप एक चीज़ देखिए। अच्छा, मैंने ये पूरा ही रफ कर दिया क्या? मुझे ये चीज़ तो चाहिए, कोई बात नहीं। अब एक पेयर आपके पास का 1 4 8 का, 1 4 और 8 का आपका पेयर है एक। अगला पेयर आपका क्या था, 4 4 7 का, और एक पेयर आपका कितना है, 3 6 और 6 का। अब सबसे पहले इन सब का सम ए दे रहा है, तो ए बेसिकली क्या है, 8 4 12 13। ए दे रहा है इन सब का सम 8, 8 और 7 14 15, और यहाँ पर है 12 और 3 15। तो ए बेसिकली ये दे रहा है। सी कैसे आ रहा है, इन सबको मल्टीप्लाई करके और 2 से मल्टीप्लाई कर देना, सी आ जाएगा। तो सी बेसिकली आ जाएगा 8 चौके 32 और 64। सी आपका आ जाएगा 8 8 साते नहीं 16, 16 2 32, 32 गुना 7, और सी यहाँ पे आ रहा है 36, 36 गुना 2 72, 72 गुना 3। क्लियर? तो ये आपका आ गया बेसिकली 216, और ये आ गया आपका बेसिकली 4 एक कैरी 21 और 22 224। ये आ गया आपके पास पॉसिबल। अब उसने क्वेश्चन में याद करो क्या बोला था कि ए की एक वैल्यू दी और सी की 2 वैल्यूज मिली मुझे। यहां पर मैंने ए 13 दिया तो सी 64 मिला, यहां पर ए मैंने 15 दिया तो सी 224 मिला, और ए वापिस 15 दिया तो सी मुझे 216 मिला। तो मतलब मेरा ए 15 है, सी की जो दो पॉसिबल वैल्यूज की बात चल रही है ना, वो ये 2 पॉसिबल वैल्यूज है। क्लियर? तो वो 2 पॉसिबल वैल्यूज आपके पास आ चुकी है, ए आपके पास आ चुका है। ए ऑल्दो पूछा नहीं था, अगर पूछा होता तो वो भी बता सकते थे आप। ठीक है, अब क्या करना था आखिरी में, सम बताना था इन दोनों का। तो ये आ गया आपके पास 400 440 440। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कहूँगा मैं तो, गुड क्वेश्चन। ठीक है, वेरी गुड। आई होप आप कर पाए होंगे ऑल्दो ये वाले क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक ये DPP 6 है और इससे पहले हम इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर चुके हैं।
तो चलिए रीड कीजिए इस क्वेश्चन को, इतने मैं पानी पी लेता हूँ। एक एनुअल इंटरप्लानेटरी मैथमेटिक्स एग्जाम, अच्छा AIME की इन्होंने फुल फॉर्म भी बदल दी, मतलब अमेरिका का एग्जाम नहीं, इंटरप्लानेटरी मतलब अलग अलग प्लैनेट्स के बीच में एग्जाम हो रहा है ये, ठीक है। इज रिटन बाय अ कमेटी ऑफ द 5 मार्शियंस, 5 मार्शियन भाई, ठीक है, मार्स पे रहने वाले, 5 विनेसियंस मतलब वीनस पे रहने वाले 5, ओके, यहाँ पे तो फिर मूवी चल पड़ी है कोई, और 5 अर्थलिंग्स, अर्थ पे रहने वाले, मतलब ये 15 बंदों की कमेटी ने बनाया ये एग्जाम। एट द मीटिंग कमेटी मेंबर सिट, ठीक है, नंबर, अच्छा राउंड टेबल पे वो बैठे हैं बेसिकली, राउंड टेबल पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ऐसे राउंड टेबल पे वो बैठे हैं। तो कमेटी के कुछ रूल है कि मार्शियन को पहली चेयर पे ही बैठना है, मतलब क्या लिखा हुआ है, मार्शियन मस्ट ऑक्यूपाई चेयर 1, मतलब यहां पर मार्शियन बैठेगा, एंड द अर्थलिंग मस्ट ऑक्यूपाई चेयर 15, मतलब यहां पर मार्शियन बैठेगा और यहां पर अर्थलिंग बैठेगा, ये कमेटी का रूल कहता है। फिर उसके बाद फर्दर मोर, नो अर्थलिंग कैन सिट इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ मार्शियन, मतलब मार्शियन के लेफ्ट में अर्थलिंग नहीं आ सकता, मतलब यहाँ पे या तो मार्शियन आएगा या फिर कोई वीनस वाला बंदा आएगा, ठीक है। नो मार्शियन कैन सिट इमीडिएटली टू लेफ्ट ऑफ, ठीक है, अच्छा अब वीनस वाले के साइड में या तो वीनस वाला आएगा या फिर अर्थलिंग आएगा, मार्स वाला नहीं आएगा, ठीक है। और एंड नो विनेशियन, और बेसिकली अर्थलिंग वाले के साथ भी सेम कि अर्थलिंग के लेफ्ट में वीनस वाला नहीं आएगा, या तो मार्स वाला आएगा या अर्थलिंग आएगा। द नंबर ऑफ पॉसिबल सीटिंग अरेंजमेंट टोटल आपके n इंटू दिस है, तो आपको n पूछा जा रहा है, ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बट जेई के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और इससे भी ऊपर लेवल के क्वेश्चंस आते हैं कई बार, देखते हैं हम कैसे कैसे बिठा सकते हैं, पहले वो देखना पड़ेगा। हम स्टार्टिंग में लेके चलते हैं कि मैंने मार्स वाले को बिठा दिया, अब मार्स के साथ या तो मार्स वाला आएगा या वीनस वाला, अर्थलिंग नहीं आ सकता, यही बोला था ना, फर्दरमोर नो अर्थलिंग कैन सेट टू द मार्शियन, तो मतलब या तो मार्स वाला बैठ सकता है या वीनस वाला, अर्थलिंग नहीं बैठेगा। अब इस मार्स वाले के साथ भी या तो मार्स वाला बैठेगा या वीनस वाला, और ये वाला जो वीनस वाला है इसके साथ में या तो वीनस या अर्थलिंग, वीनस या अर्थलिंग। अब ये वाला जो मार्स है इसके साथ सेम वही कहानी, या तो मार्स या वो, और इसके साथ या तो वीनस या अर्थलिंग। अब ये वाला वीनस वाला है तो यहाँ पे वीनस या अर्थलिंग, और ये वाला जो अर्थलिंग है इसके साथ या तो क्या था, हाँ वीनस वाला नहीं बैठ सकता, या तो बेसिकली क्या है, अर्थलिंग या फिर मार्स, इस टाइप का आ जाएगा। और फिर वापिस ये वही चीज़ चलती रहेगी बार बार, एक और बार मैं जैसे कर देता हूँ मास, और ये आपका जो v है इसके साथ या तो v या e, ये v है v या e, ये e है या m, और ये है v या e, ये e या m, और ये e या m, और m या v। आई होप आपने मतलब कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, बेसिकली मैं क्या क्या हो सकता है वो देख रहा हूँ। मतलब आप ऐसा कर सकते हो, इस रूट पे जा सकते हो, बेसिकली एम 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 बैठा दो, फिर उसके बाद वी 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 बिठा दो 5, फिर ई ई ई ई बिठा दो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि एम एम एम, मतलब एम और एम बिठा दिया, फिर मैं वी पे आ गया, मतलब इस टाइप का, एम एम बिठाया फिर मैंने वी बिठाया, वी के बाद या तो वी ही बिठाऊंगा और लेट से ई बिठा दिया, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, एम एम एम
और यहाँ पर m बेसिकली खत्म हो जाएगा और फिर आपके पास VE रहेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से मैं घूम गया और ये आ गया, ठीक है, MMMVE, या फिर MMVVE ऐसा कुछ हो गया, या फिर MVV फिर V फिर E, या फिर MVEE और E। ठीक है, बेसिकली आपकी अरेंजमेंट कैसी आ रही है कि आप MVE आपको कंप्लीट करना है, ऑर्डर जो रहेगा बैठने का MVE रहेगा। अब वो MVE कैसे भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि मैं MVE मेरा ऐसे बनेगा MVE और ऐसे चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले मैं काफ़ी M डाल दूं और फिर मैं कुछ V डाल दूं और फिर मैं कुछ E डाल दूं। इस टाइप का भी चल जाएगा MVE, इस टाइप का भी चल जाएगा 2M 2V 2E, या फिर सभी के सभी M फिर सभी के सभी V 3 4 5 और फिर सभी के सभी E, इस टाइप का भी। ये सारे मतलब अलग अलग आप कैसे बन सकते हैं, मतलब मुझे MVE के ग्रुप्स बनाने हैं। आई होप आप समझ गए हैं कि मैं क्या कर रहा हूं इस क्वेश्चन में। आपको करना क्या है, बेसिकली MVE के ग्रुप बनाने हैं, ऑर्डर पहले M जाएगा फिर V फिर E, ये आपको सेम रखना है। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूं। बेसिकली ग्रुपिंग हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेसिकली वी आर ग्रुपिंग MVE को ग्रुप कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है, बच्चे कहेंगे सर ये समझ तो आया नहीं, अभी समझाता हूँ। के एक मैं लेट के डिनोट्स नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ MV का बेसिकली नंबर ऑफ ग्रुप मतलब कैसे है मैं बताता हूँ। अगर मैं के को 1 लेता हूँ, के को 1 लेने का क्या मतलब है कि मुझे एक ग्रुप बनाना है। एक ग्रुप आपका कैसे, ये देखो, एक आपका ये पूरा लिखा गया है। आपने बेसिकली क्या किया कि k इज इक्वल टू 1 है ये मेरा, k इज इक्वल टू 1 मतलब MV का एक ग्रुप बना 3 4 5 V E E E E E, ये आपका k इज इक्वल टू 1, एक MVE बन गया, मतलब MV एक आ गया। ठीक है, इसको करने के कितने तरीके थे, एक ही तरीका था भाई, ऐसे ही कर सकता था, तो इसको करने के एक तरीके हुए। अगर मेरा K2 होता तो बेसिकली मैं 2 ग्रुप बनाता। अगर मैं 2 ग्रुप बना रहा हूं तो मतलब एक ग्रुप यहाँ एक ग्रुप यहाँ, ठीक है, MV का एक ग्रुप यहाँ पे बनेगा, एक ग्रुप यहाँ पे बनेगा। अब देखो मेरे पास, इसको ग्रुप मैं कैसे करूंगा ये सिखाता हूं आपको। 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 M है, ये 5 वैसे अलग अलग बंदे हैं, ठीक है, मार्शियंस, ऑल्दो सभी को हम M से डिनोट कर रहे हैं बट दे आर डिफरेंशिएबल। ठीक है, मुझे M को, इसको बेसिकली 2 ग्रुप में बांटना है। अगर मुझे इसको 2 ग्रुप में बांटना है तो या तो डंडा मैं यहाँ पे मार दूं, 2 ग्रुप में बंट गया, या फिर डंडा यहाँ मार दूं, 2 ग्रुप में बंट गया, या फिर डंडा यहाँ मार दूं, 2 ग्रुप में बंट गया, या फिर यहाँ पे मार दूं डंडा, ये 2 ग्रुप में बंट गया। डंडा मैं यहाँ नहीं मार सकता, इससे बेसिकली ये आपका सभी के सभी इकट्ठे आ गए तो 2 ग्रुप नहीं बने। डंडा मैं यहाँ नहीं मार सकता क्योंकि फिर ये सारे इकट्ठे आ गए, वो खाली रह गया, ग्रुप नहीं बने। तो अगर मुझे 2 ग्रुप में बनाना है तो मैं इसको, इस डंडे को यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 4 में से किसी भी जगह पे रख सकता था। क्लियर। सिमिलरली V के साथ भी यही होगा, V के भी मुझे 2 ग्रुप बनाने होंगे
तो वो भी मैं 4 में से किसी भी एक जगह रख सकता था। तो ये बेसिकली मैं लिख दे रहा हूँ 4C1 है, और V के साथ भी सेम, कहीं पर भी मैं लेट से यहाँ पे रख दिया। इसको रखने के भी 4C1 वेज थे, और E को करने के, E को लेट से आपने ऐसे मार दिया एक डंडा, तो ये भी 2 ग्रुप में बंट गया, तो ये आपका 4C1 वेज से रखा जा सकता था। ठीक है, तो टोटल करने के तरीके कितने आ गए? 4C1 इंटू 4C1, तो ये 4 ये आ गए 64। तो आपके पास 64 वेज आ गए ये करने के, समझ गए? तो ये था आपका k इज इक्वल टू 1 2 का मतलब। अब k इज इक्वल टू 3 का मतलब 3 ग्रुप्स, 3 MVE के ग्रुप्स बनाने हैं मुझे। तो इस बार जैसे कि मेरा M M M और M M, मुझे इसको 3 ग्रुप में बांटना है। तो मतलब मैं 2 डंडे लूंगा, लेट से ऐसे रख दिया, 3 ग्रुप बन गए। क्या पता मैं ऐसे करता कि एक यहाँ पे डंडा मार दिया, एक यहाँ पे, अब 3 ग्रुप बन गए। तो मेरे पास 1 2 3 4 जगह थी, 4 में से 2 जगह पे डंडे रखने हैं मुझे। तो मतलब ये 4C2, सिमिलरली V के लिए 4C2, सिमिलरली उसके लिए। तो ये आपका कितना आ गया? 4 गुना 3 बाय में 2, तो ये 6 6 6 6 216। ओके, अब अगला k इज इक्वल टू 4, मतलब मुझे MV के 4 ग्रुप्स बनाने हैं। तो मतलब एक और डंडा मारूंगा मैं, ठीक है, 4 जगहें हैं, 3 डंडे मारने हैं, 4C3। अभी तक तो समझ ही गए होंगे आप, 4C3 4C3 4, तो ये बेसिकली 4 4 4 64। और k इज इक्वल टू 5 का मतलब MVE 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 MVE। आपको पता है एक ही तरीका है इसको रखने का ऐसा, लेकिन मैथमेटिकली देखें तो इस बार 4 डंडे मारने हैं, 4 ही जगह है, तो 4C4 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 4C4, तो ये एक 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 आ गया। ठीक है, तो टोटल वेज कितने हो गए? टोटल आ गया 1 64 216 64, और ये आ गया आपके पास एक। ठीक है, ये आ गया 128 130 130 और 216, 3 और 1 4 और 1 3, 346 बेसिकली आपके पास तरीके हैं ये ऐसे करने के, चूज करने के आपके तरीके आ गए। लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। क्यों? आप एक बात भूल गए हो कि वो जो 5 मार्शियन थे, 5 वीनस वाले बंदे थे, और वो 5 अर्थ वाले बंदे थे। कोई एप्पल और सेब नहीं है कि वो सेम सेम है, सभी की अपनी अलग आइडेंटिटी है, सभी अलग बंदे हैं वो। ठीक है, तो उनको भी अपने आप में 5 मार्शियन 5 फैक्टोरियल वेज से वो हो सकते हैं अरेंज। ठीक है, अल्टीबल्टी हो सकती है अपनी पोजीशंस। सेम फॉर वीनस, सेम फॉर अर्थ। तो वो खुद में आपके बेसिकली टोटल अरेंजमेंट मैं दिखा देता हूँ कितनी आ जाएगी, 346। और टोटल अरेंजमेंट्स पूछा गया था, तो 5 फैक्टोरियल उसकी, 5 अर्थ वालों की, 5 वीनस वालों की। वो खुद में भी ऐसे अरेंज हो सकते हैं अलग अलग। ठीक है, क्योंकि एक मार्शियन दूसरे मार्शियन से स्विच मारेगा तो वो रहेंगे तो मार्शियन मार्शियन ही ना। ठीक है, अब कई बच्चे सोचते हैं सर डायरेक्टली 15 फैक्टोरियल क्यों नहीं लिखा? 15 फैक्टोरियल में मेरे बेटे वो जो M और V है वो भी तो एक्सचेंज हो जाएंगे। क्या पता M और E एक्सचेंज हो जाए, M M के साथ एक्सचेंज हो सकता है, V V के साथ, और E E के साथ। तो वो खुद में अरेंज हो सकते हैं, ओवरऑल अरेंज नहीं हो सकते हैं। क्लियर? तो ये आ गया आपके पास, तो ये आ गया 346 इंटू 5 फैक्टोरियल का क्यूब, और ये आपसे पूछा जा रहा था n आ गए 346। आई थिंक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, डेफिनेटली अ वेरी गुड क्वेश्चन। और जेई एडवांस लेवल का तो मैं ऑब्वियसली कहूँगा कि इसको ये है कॉम्बिनेटोरिक्स का, जेई एडवांस लेवल का। अगर आपको एक्सप्लेनेशन वैसे ऑब्वियसली आ गई होगी समझ, लेकिन नहीं आ रही है तो प्लीज़ एक बार रिपीट करके देखना, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि पहली बार में समझ आ जाए। क्योंकि बच्चों को समझ ही नहीं आता कि हमने ये ग्रुप बनाए क्यों हैं, ये ग्रुप का क्या मतलब है। ऑल्दो मैंने बहुत टाइम लेके समझाया है इसको, बट
स्टिल अगर कुछ लगता है कि समझ नहीं आया तो प्लीज रिपीट करके देखिए। चलिए आगे रीड कीजिए, मुझे थोड़ा सा पानी पीने दीजिए। ए और बी बेटा आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। जब जब ये ऐसे पॉजिटिव बोल देते हैं ना, मुझे डर लगने लग जाता है, क्योंकि ये केसेस बनवाता है फिर। ठीक है, वो सेटिस्फाई कर रहा है इस रिलेशन को। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इस की है पी बाई क्यू, और पी बाई क्यू वही है। तो बेसिकली एक आपको गिवन है ये, और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इसकी बतानी है कि क्या होगी। ठीक है, एक बात क्या है कि इसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आ रही है, और पी बाई क्यू रिलेटिवली पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब एक दूसरे को काट भी नहीं रहे हैं ये। ओके, तो रिलेटिवली पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो एक चीज आप देख रहे हो कि अगर मैं इफ ए को मैं 1 डालता हूं तो मेरा ये क्या बनेगा, बी क्यूब प्लस 1, और ये बनेगा 1 प्लस बी क्यूब। ये तो 1 के बराबर आ गया, 1/1। ठीक है, लेकिन ये पी वाई क्यू की फॉर्म नहीं है, रिलेटिवली पॉजिटिव प्राइम इंटीजर्स बोला है ना, तो ये नहीं है। तो इसका मतलब ए 1 नहीं है, ये तो हमने कंफर्म कर लिया, क्योंकि ये इस फॉर्म में ही आंसर नहीं आ रहा। अगर मैं b को 1 डालता हूं तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा ए क्यूब प्लस 1। तो ये भी 1/1 आ गया, तो ये भी नहीं है। तो मतलब आपने एक बात तो कंफर्म कर ली, ए और बी की वैल्यू 1/1 तो नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपका डब्बे में पैक कर लो इसे, क्या पता कुछ काम आ जाए, मुझे भी नहीं पता आएगा या नहीं, बट देख लिए। अब इसका क्या किया जाए, इसको ऐसे करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर करते हैं थोड़ा सा, तभी क्रॉस मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हो क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव है। 2ab प्लस 2 माइनस 3a माइनस 3b प्लस 0, ये आ गया। हम्म देखा जाए तो साइमन फैक्टरिंग ट्रिक अगर मैं लगाता हूँ, एक देखती क्या फील आती है कि इसके फैक्टर काश ऐसे कुछ बन जाए, 2a माइनस 3 टाइप और 2b माइनस 3 टाइप। बस ऐसे ही लिख दिया मैंने कि ऐसा फैक्टर बन गया आपको, नहीं तो प्रॉपर लगाने जाते हैं तो वो फैक्टर ढूंढते हैं और ऐड करते हैं, तो एक बार ऐसे जनरली लिख लिया, ये थोड़ा शॉर्टकट हो गया। अब देखो, लेकिन इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 4ab बन रहा है, मेरे पास 2ab है, तो 2 से डिवाइड मारो। फिर इसके बाद यहां पर मेरे पास आ रहा है माइनस का 6b माइनस 3b, माइनस 3b आ रहा है, माइनस का 6a अपॉन 2 माइनस का 3a माइनस 3 आ रहा है, और ये आ रहा है बेसिकली प्लस का 9, प्लस का 9, और प्लस का 9/2, 4.5 है बेसिकली। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ, यहाँ पे कितना बन रहा है, प्लस का 9 बन रहा है ना, तो माइनस का 7 कर देता हूँ। क्या सही बन गया, 9 माइनस, सॉरी सॉरी, 9 में से 7 दो गए, नहीं 2 और 2 तो दिक्कत हो जाएगी ना, 5 करो। अब देखो ये आया 9 में से 5 गए 4, 4/2 2, तो ये ओवरऑल को मैंने बस ऐसे लिख दिया। क्लियर, तो यहां से 2a माइनस 3 2b माइनस 3, तो ये आपका आ गया 5। क्लियर, आ गया। अब आप ये बात देखिए, मुझे अब पॉसिबल निकालने ही पड़ेंगे और कोई सोल्यूशन नहीं है। अब मैं यहाँ तक आ गया, बहुत है। a1 b1 हो नहीं सकता, तो a को मैं 2 ले रहा हूँ। a को अगर मैं 2 लेता हूँ तो ये मेरा क्या बनेगा, 2b माइनस 3, 2 लेने से 4, 4 में से 3 1, तो ये लेस देन 5, तो b आ गया मेरे पास 8 और लेस देन 4। 4 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, 1 2 और 3, लेकिन 1 हो नहीं सकता, तो b बेसिकली आ गया आपके पास 2 और 3, ये आ गया। इसके बाद अगला पेयर,
अगला पेयर क्या है, ए को 3 ले लो। ए को अगर मैं 3 लेता हूं तो 2b माइनस 3, 3 और 2 6, 6 में से 3 गए 3, तो ये आ गया 3 5/3। ठीक है, तो बी आपके पास आ गया 5/3 प्लस 3, तो 9 और 5 14/3 बाय में ये 7/3। तो बेसिकली 2.3 से छोटे बी 1 और 2, लेकिन सिर्फ 2 ही लूंगा, तो एक पेयर ही आ गया। इसके बाद ए को मैंने 4 लिया, 4 लेने से 2b माइनस 3 लेस देन 8, 8 और 3 5, 5 और 5 1, 1, और यहाँ पर आ गया आपके पास 8 3 5, 5 और 5 1। ठीक है, तो ये आ गया 4/2 2, तो बी बेसिकली लेस देन 2 आ गया। लेस देन 2 तो सिर्फ एक ही होता है, लेकिन एक हो नहीं सकता, तो ये पॉसिबल केस ही नहीं है। तो आपके पास जो पॉसिबल केसेस आ गए वो क्या क्या हैं, 2 2, 2 और 3, फिर 3 और 2, और बस। ये आपके पास ए और बी के पॉसिबल वैल्यूज आ गई। आपसे पूछा क्या जा रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, मतलब इन सभी को इसके अंदर मैं रखूंगा और उसमें से सबसे बड़ी वाली वैल्यू बताऊंगा। चलो यहाँ पे रख दें, पहली वाली 2 और 2 को रखो, 2 और 2 को रखोगे तो 4 सॉरी 8 और 8 64, 64 और 1 65, नीचे 8 और 8 16। पहली वैल्यू तो ये आ गई। दूसरी 2 और 3, तो ये आएगा 8 और 27, 8 और 27, 8 और 27 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8 और 27 कितना 35, 35। तीसरी 3 और 2, 3 और 2 करूंगा तो 27, 27 गुना 8 प्लस 1 और 27 8 35, मतलब सेकंड और थर्ड तो सेम ही है, और ये 65/16 है, तो ये बस देख लेते हैं कितनी आ रही है। 27 और 8, 8 7 56, 5 16 5 21, 217/35, 217/35। और आपसे पूछा क्या है, P प्लस क्यू। ओके, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, पहले तो ये देखनी पड़ेगी मुझे। ये आपकी है 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट समथिंग। ये वाली आपकी वैल्यू कितनी है, 35 और 4 140 है, मतलब 4 से तो बड़ी है, तो बड़ी वैल्यू तो मिल गई, बड़ी वैल्यू तो ये आ गई। अब मुझे क्या बताना था, P/Q की फॉर्म में, लेकिन इसको पूरा पहले 7 8 9 10, क्या ये 7 के टेबल पे और भी कट रहा है, ये 7 के टेबल पे भी कितना आ जाएगा 31, और ये आ गया 5। अब ये ठीक है, P/Q की फॉर्म में आ गया, तो 36 आंसर आ गया, 36 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप कर पाए होंगे ये क्वेश्चन, ऑल्दो इतना भी इजी नहीं है हिट करना। ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर ये हमने क्या लगाया है, शॉर्ट फॉर्म का काफी बच्चों को पता होगी, SFT, साइमंस फेवरेट फैक्टरिंग ट्रिक, SFFT। तो ये वाला जो पार्ट था ना, ये क्रूशियल पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो SFFT, साइमंस फेवरेट फैक्टरिंग ट्रिक। चलिए अगला, एक राइट सर्कुलर कोन है, फिगर वाला क्वेश्चन, ज्योमेट्री। तो कौन कौन है हमारे पास, कौन तो नहीं है बच्चा, चलो हम खुद से ही बना लेंगे। एक आपके पास राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, बेस की रेडियस 600 है, थोड़ा सा बना लेते हैं पहले, और इस टाइप का है, ठीक है, बेस रेडियस 600 है, ये आपकी 600 आ गई। हाइट आपकी है 200√7, 200√7 आ गई, मतलब स्लैंट हाइट तो मैं निकाल लूंगा। A fly starts at a point on the surface of the cone whose distance from the vertex of the cone is 125। वर्टेक्स को लेट से A मान लिया मैंने,
सॉरी v मानते हैं, वर्टेक्स को v मान लेते हैं, और 125 दूर थी, मतलब लेट से यहाँ पर थी, तो इस पॉइंट को a माना और ये डिस्टेंस 125 है, क्लियर। एंड क्रॉस अलोंग टू द सरफेस ऑफ द कोन टू द पॉइंट एग्जैक्ट अपोजिट, मतलब अब थोड़ा सा इस फिगर को इमेजिन करने की कोशिश करो, पता नहीं मैं लगभग ऐसा ऐसा समझ लो, आई थिंक समझ पा रहे हो, ठीक है। ये आपको ऐसा एक कोन दिख रहा है, इसको समझ लो ये नीचे से गोल है, तो वर्टेक्स से यहाँ पर लेट से वो था, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस 125 गिवन है, फिर वो घूम कर इसके एग्जैक्ट अपोजिट, इसका एग्जैक्ट अपोजिट क्या है, ये वाला पॉइंट, मतलब ऐसे घूम के आ गया, ठीक है, इसके एग्जैक्ट अपोजिट ये वाली साइड है, तो ऐसे घूम के यहाँ कुछ आ गया, और इस पॉइंट को वो बी बोल रहा है, ठीक है। अब आई थिंक इमेजिन हो गया होगा, तो वो घूम के लेट से यहाँ पर आया, और वर्टेक्स से वो कितनी दूरी पे था, 375, लेट से ये वाली दूरी है 375√2, मतलब ये इससे तो ज्यादा ही है, मतलब वो उसके बिल्कुल पीछे गया, ठीक है। तो फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस दैट द फ्लाई कुड हैव क्रोल्ड, मतलब वो कह रहा है कि वो लीस्ट डिस्टेंस कितनी क्रोल कर सकता था, वो ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है, ए बी की डायरेक्ट डिस्टेंस आपसे वो पूछ रहा है, क्लियर। अब इसको थोड़ा सा ऐसे अलग सा देखो, मैं V पे खड़ा था, 125 दूर था मेरा A, V और A, फिर यहाँ से इसको 2D में बना रहा हूँ मैं, 2D में ये मेरा B यहाँ पे था 375√2, मुझसे पूछ रहा है वो ये वाली साइड, ये वाली साइड ए बी डायरेक्ट ये वाली, तो अगर मुझे ये वाला एंगल पता लग जाए, ये वाला एंगल पता लग जाए, तो मैं यहां से फिर ए बी फाइंड आउट कर सकता हूं। अब ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले कोन के जो भी आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, आपको सेक्टर एंगल फाइंड आउट करना होता है। सेक्टर एंगल क्या होता है, पहले मैं दिखाता हूँ, थीटा, थीटा आपका आ जाएगा r/l, थीटा बेसिकली क्या आ जाएगा, r/l, r आपका है 600, l क्या है फाइंड आउट करो, एल है स्लैंट हाइट, तो बेसिकली पाइथागोरस लगा दो इस पे, तो 600 का स्क्वायर प्लस 200√7 का स्क्वायर, और इसका आ गया अंडर रूट, तो ये आ गया 36 गुना 10 की पावर 4 प्लस 7, 7 और 4 28, 28 गुना 10 की पावर 4, ये आ गया। तो ये बेसिकली कितना आ गया, 30, 40, 50, 14, 64, तो ये आ गया 8 गुना 10 की पावर 2, तो ये आ गया 800, 800 आ गया बेसिकली स्लैंट हाइट। तो यहां से थीटा आ गया आपके पास 600/800, 600/800, ठीक है। और अगर मैं इसकी 360 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास डिग्री में आ जाएगा आंसर, तो ये आ गया आपके पास 3, 4 और 90, तो बेसिकली आपका ये है 270 डिग्री, ये है सेक्टर एंगल। आधे बच्चे कहेंगे सर ये सेक्टर एंगल क्या बवाल है, हमने तो सुना ही नहीं। सेक्टर एंगल बेसिकली क्या होता है बेटा, कि अगर आप इस कोण को अनफोल्ड कर दो, 3D में समझो, एक सेकंड दीजिए मुझे, मे बी आपको मैं अच्छा समझा पाऊँ। ये एक कोण है आपके पास, ये देखो, ये कोण है आपके पास, एक दिख रहा है, ये कोण को अगर मैं अनफोल्ड करता हूं पूरा, तो ये एक सर्कल टाइप में बनेगा ना, ऑल्दो ये पूरा परफेक्ट वो नहीं था, आधे बच्चे कहेंगे सर ये तो आप ऐसे बना रहे हो। मैं कह रहा था कि ये आपका एक कोण है, तो आप ये थोड़ा एनिमेशन आप देख लेना यूट्यूब पे अगर आपको दिखता है तो, एक कोण को जब आप अनफोल्ड करते हो तो वो एक सर्कुलर डिस्क बनती होती है, ठीक है, सर्कुलर डिस्क, तो वो सर्कुलर डिस्क कितने एंगल की बनेगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेक्टर एंगल। जैसे कि मैंने इसको लेट से अनकवर किया, तो मेरे पास कितने की 270 डिग्री, मतलब
इतना, ये जो मेरा इतना हिस्सा था ना, ये आपका 270 डिग्री आ गया। ठीक है, इस कोण को अनफोल्ड करके ये सर्कुलर डिस्क बनेगी 270 डिग्री की। बेसिकली इससे आपका कोण बना था ये। तो इसको बेसिकली आप वापस फोल्ड कर सकते हो। वो छोटे होते बेलपूरी नहीं खाते होते भैया, ऐसे वो यहाँ से पकड़ के घुमा के बना देते हैं, वही वाली चीज है बस। ठीक है, तो ये सेक्टर एंगल आ गया। अब सेक्टर एंगल का यूज क्या है ये देखो। इसने ये क्या कहा था कि ये जहां पे खड़ा था ना, उसके एग्जैक्ट अपोजिट में बी है। एग्जैक्ट अपोजिट में अगर बी है, लेट से मेरा ए यहां पे खड़ा था, ए लेट से यहां पे खड़ा था और वो एग्जैक्ट अपोजिट गया, तो मतलब ओवरऑल का आधा डिस्टेंस कवर किया है। रेडियल डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। ओवरऑल अगर 270 डिग्री है, तो मतलब मक्खी ने 135 डिग्री कवर किया है। 135 डिग्री, क्योंकि वो एग्जैक्ट अपोजिट गया है, तो मतलब आधी सर्कुलर डिस्क उसने कवर कर ली, ये वाली। तो एंगुलर सेपरेशन ए और बी का 135 डिग्री है। मतलब ये वाला जो एंगल है ना ए और बी के बीच का, ये 135 डिग्री है। दैट वाज द क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन। बस ये आ गया फाइंड, आगे तो हो जाएगा। ठीक है, एक बार प्लीज वापस समझ लेना और इस चीज का एनिमेशन देख लेना। ओ मैं 3D में नहीं दिखा सकता, ऑल्दो मैंने जितना कोशिश की आपको समझाने की, क्योंकि मेरे पास पेज था। वैसे जो कोन होता है आपका, वो सर्कुलर डिस्क से बनता है। उसको सेंटर पे पकड़ के वो वर्टेक्स बन जाता है और वो फिर ऐसे आपका कोन बन गया। कोन को खोला, कितने एंगल का आपका वो बनता है, उसको सेक्टर एंगल कहते हैं। चलो बस ज्यादा नहीं अब करेंगे। अब सिंपली आप ए बी फाइंड आउट करना है, उसको फाइंड आउट करो। कोस 135 ये आपका आ गया 125 का स्क्वायर प्लस साइड वाली का स्क्वायर 375√2 का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 125 इंटू 375। ठीक है, और इसकी कैलकुलेशन आप कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी यार लेंदी जाएगी। 12 गुना 13 कितना होता है, 130 और 26, ये 156 है। इसका आप देख लेना यार कितना आ रहा है, मुझे अब कैलकुलेशन में है। आपको बेसिकली ये क्या आ रही है, अच्छा ये ओवरऑल आपकी 625 ही आ रही है। देख लेना भाई, ए बी का स्क्वायर है, ए बी निकालना है आपको। जस्ट फाइंड ए बी, ये आपका काम है होमवर्क। और कमेंट्स के अंदर बताना कि सही आया या नहीं आया। ऑब्वियसली सही आएगा वैसे तो। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, लेट एस बी एन सेट। एस आपको एक रीड कीजिए इतने। एस आपका एक सेट गिवन है। कंसीडर ऑल द पॉसिबल पॉजिटिव डिफरेंसेस ऑफ पेयर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ एस। ठीक है, लेट एन बी द सम ऑफ ऑल दीज डिफरेंसेस, मतलब ये सभी जो आपने पेयर्स बनाए हैं, इन सबको आप ऐड कर देंगे। ये डिफरेंस वाले जो पेयर बनाए हैं, इनको ऐड करने से एन मिलेगा और आखिरी के 3 डिजिट बता देना। ओके, ये बेसिकली टोटल आपके पास ये 11 हैं, 0 से लेके 10, मतलब 11 एलिमेंट्स हैं। अगर आपको डिफरेंस पॉजिटिव करना है, तो बड़े में से छोटा घटाना पड़ेगा। मतलब 2 की पावर 0 में से मैं कुछ नहीं घटा सकता, क्योंकि 2 की पावर 0 माइनस 2 की पावर 1 ये आपका नेगेटिव है। 2 की पावर 0 माइनस 2 की पावर 2 ये आपका नेगेटिव है। तो मतलब बड़े में से छोटा ही घटाना पड़ेगा। तो लेट से मैंने 2 की पावर 10 लिया, 2 की पावर 10, इसमें से ये सबसे बड़ा है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तो इसमें से सभी माइनस हो सकते हैं। क्लियर, तो 2 की पावर 10 में से मैं 2 की पावर 0 घटा सकता हूं, ये एक मेरा पॉसिबल पेयर है। क्लियर, फिर मैं 2 की पावर 10 में से 2 की पावर 1 भी घटा सकता हूं। 2 की पावर 10 में से मैं 2 की पावर 2 भी घटा सकता हूं। ऐसे करते करते 2 की पावर 10 में से आपको
पॉजिटिव डिफरेंस लेना है, मतलब जीरो नहीं हो सकता डिफरेंस, तो 2 की पावर 10 में से आखिरी में 2 की पावर 9 घटा सकता हूँ। तो 2 की पावर 10 के साथ ये सारे पेयर्स बन सकते हैं। अब मैं 2 की पावर 9 लूंगा, 2 की पावर अगर मैं 9 लूंगा तो उसमें से 0 घटा दूंगा, फिर 9 में से 1 घटा दूंगा, और 9 में से 2 भी घटा दूंगा, और ऐसे करते करते आखिरी में अब ये ना एक टर्म पीछे लिखा जाएगा, 2 की पावर 9 में से 2 की पावर 8 घटा दूंगा मैं। क्लियर? अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो 0 से लेके 9, मतलब ये 10 एलिमेंट्स हैं। यहाँ से ये आपका कितने, 0 से लेके 8, 9 एलिमेंट है, मतलब 10, 9, 8, 7 ऐसे चलेंगे आपके। अब यहाँ पे देखो आप, ऐसे करते करते आखिरी में 2 की पावर 2 मैंने लिया, तो इसमें से 2 की पावर 1 घटा दूंगा मैं सिर्फ। ठीक है? और 2 की पावर 2 में सॉरी 2 की पावर 2 लिया तो 0 घटा दूंगा मैं, और 2 की पावर 2 में से 2 की पावर 1 भी घटा सकता हूँ, 2 नहीं घटा सकता। सिमिलरली 2 की पावर 1 में से 2 की पावर 0 माइनस किया जा सकता है, और 2 की पावर 0 में से कुछ नहीं। तो ये आपके पॉसिबल हुए आ गए सभी पेयर्स। अब मुझे क्या बताना है, टोटल पेयर तो मैंने लिख दिए, अगर आपसे टोटल पेयर पूछा जाए वो भी आप बता दोगे, 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। ठीक है? ओके। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये जो डिफरेंसेस है ना, इनका सम बताना है, टोटल क्या आएगा। अब आप देखिए, ये बेसिकली सभी ऐड करने हैं ना, तो ये ऐसे भी ऐड हो रहे हैं और ये ऐसे भी ऐड हो रहे हैं, मतलब एक मैट्रिक्स टाइप बन चुका है ये, और ऐसे करते करते आपका ये इस तरीके से भी ऐड हो रहे हैं। अगर मैं एक चीज देखूं तो 2 की पावर 10 मेरा कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर आप देखिए 0 से लेकर 9, मतलब टोटल 2 की पावर 10 बार ऐड हो रहा है। ठीक है? और 2 की पावर 0 मेरा कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर देखिए आप 1 से लेके 10, मतलब ये 10 है, ऐसे रोज 10 है, तो 2 की पावर 0 आपका 10 बार माइनस हो रहा है। देख रहे हो? 2 की पावर 0 और कहीं पे तो नहीं है ना, इसलिए मैंने इतना सिमेट्रिक बनाने की कोशिश किया। तो बेसिकली क्या है कि 2 की पावर 10 बार जुड़ रहा है, और 2 की पावर 0 10 बार घट रहा है, तो इसके बाहर ऐसे 10 लिख दिया। क्या ठीक है ये? गुड। इसके बाद 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 यहां पर कितनी बार ऐड हुआ, 9 बार, 9 बार ऐड हुआ, लेकिन एक बार ऊपर माइनस भी हुआ है, एक बार, तो मतलब टोटल 8 बार ऐड हुआ है 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 8 बार ऐड हुआ। ठीक है? और यहां पर अगर मैं देखूं तो 2 की पावर 1 कितनी बार माइनस हुआ, ये माइनस हुआ यहां से लेके यहां तक, मतलब 9 बार, 9 बार माइनस हुआ। ठीक है? लेकिन 9 बार माइनस हुआ और एक बार ऐड भी हुआ है, तो मतलब 8 बार माइनस हुआ है। तो 2 की पावर 9 माइनस 2 की पावर 1, ये आपका आ गया 8। तो आप पैटर्न पकड़ पा रहे हो, 10 8, अगला क्या आ जाएगा, 10 9 8, और यहां पर क्या आ जाएगा, 0 1 और 2, और यहां पर नंबर क्या आएगा, 10 8 और 6। आप चेक भी कर सकते हो। 2 की पावर 8 बेसिकली कहां पर आएगा आपका, तीसरी, यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है तीसरी, बट समझ लेना कि यहाँ पर है। ठीक है? और आपका जो 2 की पावर 2 है वो आपका यहाँ पर होगा, और एक जो ऐड करना है वो ये रहा। क्लियर? नहीं, 2 ऐड, एक ये, तो आपका ये फैक्टर बन गया। सिमिलरली अगला मैं लिख देता हूँ, 10 8 6 4, 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 3, फिर अगला क्या है, 2, 2 के आएगा 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4, और उससे अगला क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5, वो तो 0 ही होगा, प्लस 2 की पावर 5। आई होप आप ये सिमेट्री समझ गए हैं कि हमने किया कैसे। ओके, तो ये आ गया आपका पास
चलिए, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स भी आप बता सकते थे इजीली इस क्वेश्चन में, और सम भी। सम थोड़ा डिफिकल्ट है, पेयर इजी है। एक सेकेंड। चलिए, कितना हुआ? 2 की पावर 10, 1024 में से एक गया, 1023 और 10, 1023 और 10 प्लस 2 की पावर 9, 512, 512 में से दो गए, 510, 510 गुना 8, 8 गुना 510 कितना आ जाएगा? 40, 8, 0, 4080। इसके अगला 2 की पावर 8 कितना होता है? 256, 256 में से 4 गए, 252, तो 6 गुना 252, तो ये आ गया आपके पास 12 का 2, 1 कैरी, 30, 31, 1, 3 कैरी, 12 और 15। चलो, खतरनाक कैलकुलेशन है। 2 की पावर 7 कितना होता है? 128, 128 में से 8 गए, 120, 120 और 4, 12, 24, 36, 48। यहाँ पर ये तो जीरो, ये आखिरी वाला, बस ये देख लो। तो ये आ गया 64, 64 में से कितने गए आपके? ये 64 में से 16 गए। एक सेकेंड, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं। 2 की पावर 4 दैट इज 16, 4 में से गए 3, 16 थे 48, 48, 48 और 2, 96, और अगले वाला 0। तो ये आ गया। तो n इज द सम, तो इसका सम किया और 1000 से बेसिकली मैंने वो कर दिया डिवाइड। तो 1000 से आखिरी में करना ही है, तो यहीं पे चलते चलो। कॉन्ग्रुएंट है मोड 1000, ऑल्दो आप पहले भी ऐड कर सकते हो। 230, 080, थोड़ा सा इजी हो जाएगा बस इसीलिए कर रहा हूँ वैसे, और 96, 096। ठीक है, इनका ऐड करो अब। कीजिए 230 और 80, 200, 310, 512, 310 और 480, और 096, 6 और 7, 8, 17, 18, 19, 9, 1 कैरी, 5, 5, 10 और 13, 1398, और इसका वापस मोड, तो ये आ गया 398। तो 398 इज द करेक्ट आंसर। दैट वाज इजी बट स्टिल वेरी गुड क्वेश्चन। और यही आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था, और टाइम हो गया 1 घंटा 33-34 मिनट लग गए हमें सिर्फ 10 क्वेश्चन करने में। तो आप देख सकते हो कि समझाने में टाइम तो लगता है। ठीक है, बट बताइए कैसा लगा आज का आपका सॉल्यूशन का सेशंस, और कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना बच्चों कि कितने क्वेश्चन आप कर पाए थे। मुझे इस डीपीपी की डिफ़िकल्टी कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा लगी पीछे वाले क्वेश्चन से। अगर मुझे अच्छे क्वेश्चन की बात करनी है कि हाँ दे वर वेरी गुड क्वेश्चंस, तो ऑल्दो ये इतना वो नहीं था कैलकुलेशन, ये फिर भी समझ आता। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, आपने अगर कोन वाला ये क्वेश्चन नहीं किया है, सेक्टर एंगल आपको नहीं पता है, तो आप ये एक वाला क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन एक बार अगर आपने कर लिया है, फिर ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, और इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसके अंदर ये साइमन फैक्टरिंग ट्रिक आपकी लगी, और इसके ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करना, ये अच्छा क्वेश्चन था। दैट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये हमारा आज का बेसिकली मैन ऑफ द मैच या फिर प्रॉब्लम ऑफ द डीपीपी मैं कह दूंगा। ये एक अच्छी थी, और इसके अंदर ये चीज़ समझ पाना कि हम एमवी के पैटर्न्स में लिख रहे हैं, वही अपने आप में काफ़ी काबिल तारीफ होगा आपके लिए। बट ये अच्छा क्वेश्चन था। ये कौन सा क्वेश्चन था? इट वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसके अंदर भी ए और सी के आपके पे आखिरी में भी बच्चा ना यहाँ पे गलती कर सकता था, अगर वो ध्यान से ना देखे तो आपके ये जो पेयर्स आए हैं इसके अंदर भी आप गलती कर सकते थे। बट अच्छा क्वेश्चन था ये। इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ये तो आई थिंक सभी से हो जाना चाहिए था, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो बच्चों वाला ही क्वेश्चन था, ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था बेस थ्योरम का।
ठीक है, ये एक ठीक क्वेश्चन था देखा जाए काफ़ी छोटा था, बट स्टिल ये हमने यहाँ पे अपनी अकल लगाना कि n एक एलसीएम होगा इन दोनों का, क्योंकि k और m आपके इंटीजर बन रहे थे। इट वाज ऑल्सो, ये काफ़ी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, मतलब जेई के अंदर काफ़ी आपने किए होंगे ऐसे क्वेश्चंस तो, बट ओके। इसके बाद ये ये एक अच्छा क्वेश्चन था, दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। देखा जाए मेरा ये करने का ये मेथड था, आप कुछ और मेथड भी हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का, मुझे बताना। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, ठीक है। बट तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। और बच्चों डीपीपी करते रहना, और ऐसा नहीं है कि 75 मिनट्स हैं तो बस उसी से जज कर लेंगे कि मैं नहीं कर पाया। एफर्ट डालो, और जब वीडियो सोल्यूशन 1 या 2 दिन बाद आता है आपका, तब वीडियो सोल्यूशन देखना, उससे पहले मत देखना, ठीक है। खुद जब तक अच्छे से दिमाग लगा लो कि हाँ भाई मुझसे नहीं हो रहा, फिर देखना मेरा सोल्यूशन। अगर आपने कर लिया है तब भी मेरा सोल्यूशन देखना क्या था, मेरे वाला ईजी हो। अगर आपका ईजी है तो आप कमेंट के अंदर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए बस।